सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो अभी फिर से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को वॉइस का इशू था। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था 9 रेसिप्रोकल टैरिफ, जो वर्ल्ड के पूरे सभी कंट्रीज पे था, और सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो चाइना, इंडिया और जापान और कुछ कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने उस सारी कंट्रीज पे लगाया था। तब उन्होंने अब रेसिप्रोकल टैरिफ को पॉज कर दिया है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे मार्केट पर? अगर हमारे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर इसके बाद हमारा क्या मार्केट यहाँ से बूम करेगा या हमारा मार्केट यहाँ से गिरेगा? अगर ये मार्केट गिरेगा तो क्या हमें अपना जो हमने इन्वेस्ट किया है या हमने जो पैसा लगाया मार्केट में, क्या उसको निकाल लेना चाहिए, या हमारे पास जो कैपिटल फ्री पड़ा है उसको लगा देना चाहिए? ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ट्रंप ने टैरिफ लगाया क्यों था। क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा जब उन्होंने आए थे, जब चुनाव जीत के आए थे नवंबर में, तो उन्होंने बोला था कि भाई हम इंडिया अमेरिका को अगेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएंगे। मागा उनका एक बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट फॉलो किया था। लेकिन वो कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने क्या बोला कि सारा वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है वो सारे यूएस से पैसे कमा रही है। अब यूएस से जब पैसे आप कमा रहे हो तो कुछ पैसा हमको भी दो और हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आप लोग फ्री में हमसे पैसे कमा रहे हो। अब तो सबसे पहले उन्होंने उसके पीछे का जो टैरिफ लगाने का मेन मकसद था वो क्या था? क्योंकि वो तो हमें सामने हमें ये दिखा रहे हैं कि हम आप लोग हमसे कमा रहे हो तो आप हमको टैक्स दो, उसके बदले टैरिफ के बदले वो हमसे पैसा लेना चाह रहे हैं। लेकिन उसके दूसरा इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि जो ट्रंप है वो आप हमको दिखा कुछ और रहा है, लेकिन उनका कुछ मकसद और कुछ अलग है। सबसे पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डेप्थ किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा डेप्थ है यूएस के ऊपर। और यूएस के ऊपर इतना ज्यादा डेप्थ हो गया था कि पिछले कुछ टाइम में आप देखेंगे, पिछले 6 महीनों में कई बार यूएस को डेप्थ सेलिंग की डेट को आगे बढ़ाना पड़ा, कि मतलब उनकी जो मैक्स डेप्थ लिमिट लेने की थी अलग अलग कंट्री से, वो एक्सीड उनको करनी पड़ी है। कई सारे नए रेजुलेशन लाके उन्होंने ये पास किया। लेकिन जब से ट्रंप ने आया तो ट्रंप आए तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसको धीरे धीरे करके अपने डेप्थ को घटाएंगे। अब उन्होंने जब डेप्थ को घटाना शुरू किया तो उन्होंने देखोगे तो आपको जितने भी उनके फालतू डिपार्टमेंट थे उनके साथ में उनके मस्त उन्होंने बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालय जो काम के नहीं थे, और दो दो डिपार्टमेंट को एक में मर्ज करके वो चला रहे हैं, और फालतू खर्च सारे बंद कर दिए। अब जब सारे उन्होंने खर्च बंद कर दिया तो उनको कुछ इकोनॉमिस्ट ने उनको कुछ पर्सनल एडवाइस दिया कि हम दो टाइप से हमारे पास कुछ अच्छा रीजन है, जिसके मतलब एक अच्छा हमारे पास सोल्यूशन है जिसके तहत हम अपना डेप्थ पे कर सकते हैं, वो भी सस्ते रेट पे। ओके, अब सस्ते रेट पे करने के लिए उनके पास जो एक चांस था कि भाई अगर हमने जो टैरिफ लिया, मतलब हमने जो डेप्थ लिया है और डेप्थ को अगर पे करना है, तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, मतलब उनका जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड होता है उसके भी पे उनको अपने डेप्थ का इंटरेस्ट पे करना होता है। अब इंटरेस्ट जब वो डेप्थ को पे करना होता है तो भाई या तो आपके पास एक चारा है, या तो उसको डेप्थ को जो आपका इंटरेस्ट है उसको घटाओ। ओके, या तो इंटरेस्ट को अगर इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा तो उनको कुछ ज्यादा पे, जो डेप्थ है उसको कुछ ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए एक सीधा सा रूल निकाला कि भाई ठीक है, अगर ये हमको कम में पे करना, मतलब सपोज आपने किसी से लोन लिया था, लोन लेने के बाद में अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो मुझे उसका इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हमें भी जो उसका लोन को रीपे करना है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। और एक डाटा के अकॉर्डिंग 2025 में उनको ऑलमोस्ट $7.2 ट्रिलियन रीपे करने थे। तो उन्होंने इसी के लिए उन्होंने सीधा सा बोल रहे थे भाई आप हमसे कमा रहे हो तो आप पैसे हमको हमको कुछ टैरिफ के रूप में हमको दो, ताकि हमारी भी इकोनॉमी चले। तो इसलिए क्या किया उन्होंने? सीधा ये किया कि टैरिफ वर्ल्ड की सारी कंट्रीज पे लगा दिया। पहले सबसे पहले उन्होंने चाइना, मैक्सिको और कनाडा, जिसपे तीन सबसे ज्यादा वो फिरते हैं, उस पर टैरिफ लगाया। अब जब टैरिफ आप मार देंगे तो वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज आ जाएगा, मतलब अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। और अगर अनस्टेबिलिटी आता है तो आप समझ ही रहे हो कि मार्केट में पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा। अब उन्होंने जो टैरिफ लगा दिया उसके बाद से आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गया। इवन इंडियन मार्केट भी गिरा, यूएस का मार्केट तो आप देख रहे हैं लगातार 42,000 से आपका 44,000 गया था, डाउ डाउ वहां से आ गया 37,000 हो गया था। इसके बाद चाइना मार्केट देखेंगे तब 10-12% एक दिन में गिर रहा है। जापान मार्केट गिर रहा है, सारे मार्केट गिर रहे हैं। तो वो यही चाहते थे कि जब सारा मार्केट गिरेगा, हर जगह पैनिक होगा, तो हर जगह पैनिक होगा तो लोग उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सेफ जगह इन्वेस्ट करेंगे। और सेफ जगह कहाँ पे होती है? कि जब मार्केट हर जगह इकोनॉमी क्रैश करता है, हर जगह क्रैश करता है, तो उनको क्रैश के बाद लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बॉन्ड में क्या होता है? सेफ रिटर्न मिलता है। सेफ रिटर्न बोले तो गवर्नमेंट ने जो बोला है वो रिटर्न मिलेगा, क्योंकि भाई वहां उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन अगर हर जगह क्रैश होगा, लाइक आपका देखो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, आपका आपका इकोनॉमी क्रैश हो रहा है, तो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आपका क्रूड, आपका जितना कमोडिटी है, सारे कमोडिटी प्राइसेस गिर रहा है, गोल्ड सिल्वर सब गिर रहे हैं। तो लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए लोग कहाँ जाएंगे पैसा इन्वेस्ट करने? बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाएंगे। और जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो बॉन्ड का एक रूल होता है, जब बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो जो उसका बॉन्ड यील्ड है, मतलब जो बॉन्ड पे मिलने वाला इंटरेस्ट है, वो घट जाता है। इसीलिए अब सब पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके ट्रंप ने क्या किया कि भाई हमारा बॉन्ड यील्ड को घटाओ, ये जो इंटरेस्ट रेट इसको घटाओ, और घटाने के बाद में हमको अपना जो डेप्थ को पे करना है हम उसको रीपे कर देंगे। रीपे करने के बाद हम इसको फिर से एक बार जो अपना टैरिफ है उसको या तो चेंज करेंगे या कुछ आगे भी कुछ दिनों के लिए बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे तो कुछ दिनों में यूएस का जो बॉन्ड यील्ड था 10 ईयर का, वो कितना गया था? 4.5 से घट के 3.4 3.5 तक आया था उनका। लेकिन उनका टारगेट क्या था? 2.5 से 3% तक आएगा तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन 2.5 से 3% तो नहीं आया, लेकिन 3.5 से 3.5 के पास आया था उनका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। और वहीं पे यूएस में आप देखेंगे तो ट्रंप ने अपना काफी सारा जो उनका डेप्थ था उसको रीपे किया है। अब उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं आया कि उन्होंने कितना रीपे कर दिया है। और वो करने के बाद में आप देखेंगे कि उन्होंने उनका जो मेन मकसद था ये अपने डेप्थ को रीपे करने का था, ना कि उनका मकसद ये था कि पूरे
से अपना टैरिफ लगा के हमारी इकोनॉमी क्रैश कर, साथ ही वर्ल्ड मार्केट को क्रैश करवाया जाए। ओके, तो उन्होंने इसका अपना जो मकसद था उसको कुछ हद तक कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, सीधा जो टैरिफ था उसको 90 डेज के लिए पॉज कर दिया कि भाई हम 90 डेज के बाद इसको फिर से लागू करेंगे, तब तक हम इसको चलने देंगे और वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के साथ बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में आप देखो 150 से ज्यादा कंट्रीज को उन्होंने टैरिफ लगाया था, और उसमें से 70 से 75 कंट्री मतलब 70 to 75 कंट्रीज ने उसके यूएस के पास में अपना डाला भी था कि भाई आप हमसे बात करो, आप जितना बोलोगे टैरिफ में हम कंसेशन कर लेंगे, मतलब आपको हम बातचीत से घटा लेंगे। बातचीत से घटा लेंगे तो उसके लिए ट्रम्प क्या था, ट्रम्प को मालूम है कि उनका जो मेन मकसद है वो तो बॉन्ड यील्ड को कम करना था ना, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उनका मकसद पूरा होते हुए दिखा तो 2 दिन पहले जो न्यूज आई थी, फेक न्यूज आई थी कि ट्रम्प 90 डेज के लिए पॉज करा, तो वो डाटा उसी दिन आना चाहिए था। लेकिन क्या था, उन्होंने अभी तक डेप्ट रीपे नहीं किया था, और रीपे जब कर दिया तो उसके बाद देखो कल ट्रम्प की साइड से डाटा आते हुए दिखा, और उसके बाद देखेंगे तो वर्ल्ड के सारे मार्केट में अच्छा खासा बूम देखने को मिला। लेकिन अब इसके बाद हमारे मार्केट में इसका क्या भाई, हमारे मार्केट का क्या सीधा सा उन्होंने सबसे ज्यादा टैरिफ किस पे मारा था, चाइना पे मारा था। चाइना पे कितना मारा था, अराउंड 34% सबसे पहले मारा था, और 34% के बाद चाइना ने उसका क्या जवाब दिया कि अगर आपने इसको नहीं घटाया तो मैं आपके ऊपर और टैरिफ मैं भी लगाऊंगा। तो उसके जवाब में उन्होंने 34% मारा था। लेकिन केवल चाइना के ऊपर यूएस ने केवल 34% ही लगाया, 2 बार 10% का एडिशनल लगाया, मतलब टोटल 54% का टैरिफ लगाया। तो उसके जवाब में चाइना ने केवल 34% का टैरिफ मारा था। लेकिन जब ट्रंप ने उसको धमकी दी कि भाई अगर आप नहीं हटाओगे तो मैं 50% का टैरिफ और मारूंगा, जब 50% उन्होंने, लेकिन वो नहीं हटाया, और उन्होंने कल से फिर 50% टैरिफ लागू कर दिया। टोटल 104% का टैरिफ तो उन्होंने यूएस ने चाइना पे लगाया। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने भाई पहले 34% मारा था, और कल उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं मैं झुकने वाला नहीं हूँ, 84% टैरिफ मैं भी मारूंगा। मतलब टोटल 118% चाइना ने मारा यूएस पे, और यूएस ने उस पर मारा 104% का। और मैंने आपको लास्ट जब सेशन लिया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ल्ड में कोई भी कंट्रीज हो वो झुके या ना झुके, लेकिन एक कंट्री है जो झुकेगा नहीं, वो है चाइना, क्योंकि चाइना वर्ल्ड की एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और अगर वो अपना माल यूएस को नहीं भेजेगा तो यूएस में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन यहीं पे आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किसके लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया चाइना के बाद में, चाइना का कॉम्पिटिटर कौन है, इंडिया है। और अगर आपको इंडिया कॉम्पिटिटर में आता है तो आपको ये मान के चलना है कि भाई अगर दो देश लड़ रहे होते हैं तो फायदा किसको होता है, तीसरे को फायदा होता है। और जो इसका एक बार से मतलब जो अगर 2 कंट्रीज है तो मान लो अगर चाइना बंद करता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा, इंडिया को मिलेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत शांति से केवल बोल रही है कि हम बातचीत से करके इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे, और वो धीरे धीरे अपना बातचीत भी कर रहा है। और आप देखेंगे कि जिन्होंने चाइना यूएस के जो उन्होंने जो टैक्स मतलब टैरिफ लगाया था उसके अगेंस्ट में अगर उन्होंने किसी कंट्रीज ने कोई बात कुछ नहीं किया, मतलब उन्होंने अपना टैरिफ नहीं लगाया, तो उनके ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ ये पूरी तरीके से लागू है 90 डेज वाला। तो इंडिया ने उस पर बेसिकली कुछ नहीं किया, और इंडिया लगातार बात कर रहा है कि भाई हम इसको बातचीत से मैटर को सुलझ लेंगे। और साथ में अगर चाइना से यूएस का कुछ मैटर बढ़ता है तो इसका फायदा हमारी कंपनीज को मिलेगा, और हमारे पास ये होगा कि जो चाइना जो भी चीजें यूएस को एक्सपोर्ट करता था सस्ता मैन्युफैक्चरिंग आइटम, और हम इंडिया तो लगातार वर्ल्ड का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का कोशिश कर ही रहा है, तो हमारी कंपनीज को अब यूएस में वो एक्सपोर्ट करेंगी तो हमारी कंपनीज को बेसिकली फायदा होगा। और साथ में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे सपोज अगर 90 डेज का टैरिफ भी पॉज नहीं करता हम, तो हमारी कंट्रीज का जो आप देखेंगे तो 60 to 70% तो हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला जाता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला जाता है तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट ज्यादा डिपेंडेबल होते नहीं, और हम जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टोटल एक्सपोर्ट का जो 20 से 22% हम टोटल यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो बचता है 78 to 80% वो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं। हम जो अगर एक्सपोर्ट करते हैं और जो यूएस का हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में वो अराउंड 1% के आसपास का है, तो हमारे उतना उतना हमारे ऊपर इतना इफेक्ट पड़ने वाला देना नहीं था। लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, चाइना पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर चाइना से दोनों का लफड़ा बढ़ता है, चाइना और यूएस का, तो उसका फायदा बेसिकली आने वाले टाइम में भी इंडिया को मिलते हुए दिख सकता है। बस इंडिया को क्या करना है कि कुछ बहुत सारे हमारे जो सेक्टर जैसे इंडिया ऑटो सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पे यूएस से बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो उसको वो बातचीत करके अपना रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद बेसिकली हमारा भी अगर बातचीत से मैटर सॉल्व होता है तो जितना चीजें चाइना बेसिकली वहां पे एक्सपोर्ट करता था वो इंडिया वहां पे आने वाले टाइम में यूएस पे एक्सपोर्ट करते हुए दिख सकता है, तो हमें वहां पे एक फायदा होते हुए दिख सकता है। अब हमारे पास ये तो हमारा ग्लोबल क्यूज। अब 90 डेज उन्होंने बेसिकली 90 डेज तो कर दिया, अब 90 डेज में हमारे मार्केट का क्या होगा, क्योंकि भाई देखो जो वर्ल्ड का एक बड़ा सीनेरियो था, कुछ लोगों का मेरे को मैसेज आ रहा था कि सर अभी डाउ जोन्स ना बहुत ज्यादा गिर गया। डाउ जोन्स कितना गिर गया है कि बोल रहे थे कि 1000 पॉइंट गिर गया। अब अगर मुझे बताओ नेक्स्ट है, अगर मान लो वो कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे डाउ जोन्स का मेरे पास चार्ट ओपन है मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो अगर
कोई भी मार्केट, कोई भी इंडेक्स या कोई स्टॉक है, सपोज अगर वो एक दिन में 10% 11% चढ़ जाता है तो नेक्स्ट डे उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, क्योंकि और साथ में ऐसे टाइम पे जब भाई ट्रंप हर मिनट कुछ ना कुछ ट्वीट करता रहता है, वो तो लगता है मेरे को वॉशरूम जाता है तो भी मोबाइल लेके जाता है और कुछ नया नया ट्वीट मारता रहता है, तो अगर ऐसा होता है तो लोग, अगर लोगों को इनमें कुछ प्रॉफिट मिलता है तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए आपको इतना डरने का नीड नहीं है। अभी ये क्या, अभी जो बड़ा मैटर था, उन्होंने ये टैरिफ को पॉज कर दिया 90 डेज के लिए। 90 डेज में उन्होंने 10% जो एडिशनल उनका टैक्स था, सॉरी टैरिफ था, वो टैरिफ से उनको ऑलरेडी अच्छा खासा पेमेंट आएगा। अगर वो देखेंगे कि 90 डेज में से कितना आता है, और साथ ही साथ अगर वो आता है तो उससे वो अपना धीरे धीरे अपना डेब्ट रीपे कर देंगे, और रीपे करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादातर उसको बढ़ाएंगे, लगाएंगे, लेकिन ये जो इस बार का रेट है ना, मतलब अभी 24-26% का, इसको घटा के 12% या 10% के आसपास लगाते हुए देख सकते हैं। बट इसके बाद ये तो हो गया ग्लोबल सीनेरियो, मतलब ग्लोबल सीनेरियो का एक बड़ा मैटर अब हमारे लिए सॉल्व होते हुए दिख सकता है। बट ट्रम्प की एक छोटी सी आदत है जो मैं आपको बताऊं, कि ट्रम्प हमेशा क्या ना लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, चाहे वो कभी भी हमेशा मीडिया में रहना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी चीजों के लिए हो या बुरी चीजों के लिए, वो हमेशा बने रहते हैं। तो उनका छोटा मोटा ट्वीट आता रहेगा, उससे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ये जो मेन मैटर था वो हमारा सॉल्व होता देख सकता है। बाकी अभी यूएस का आप देखेंगे इन्फ्लेशन डाटा भी उनका कंट्रोल है, तो अगर वो वहां पे थोड़ा सा मैटर सॉल्व होता है तो फिर आगे रेट कट कर सकते उसका, फिर हमारे भी मार्केट पे अगर फिर रेट कट करता है तो भाई इमर्जिंग मार्केट में उसका सीधा सा फायदा होते हुए दिख सकता है। अब देखेंगे तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में बताऊं तो चाइना का जो इनका जो मैटर था, बेसिकली जो ट्रम्प चाह रहे थे कि भाई बॉन्ड यील्ड को नीचे करके अपना डेब्ट रीपे कर दे, इसको बेसिकली किसने समझ लिया था? चाइना के मैटर ये सोल्व, चाइना ने ये मैटर समझ लिया था कि भाई वो बेसिकली क्या करना चाहते हैं, इसलिए चाइना के पास जितनी उनकी यील्ड मतलब बॉन्ड थे यूएस के, वो सारे उन्होंने क्या किए, डंप करना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या बेचना शुरू कर दिया। जब बेचना शुरू कर वैसे उनका बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो गया, इसलिए वहां पे इन्होंने सीधा अपना पहले तो अपना डेब्ट को रीपे कर दिया, रीपे करने के बाद में इन्होंने सीधा अपना टैरिफ को पॉज कर दिया। तो इसलिए भी ट्रंप ने जल्दी ये मैटर को सॉल्व किया। अब ये छोड़ दो, अब हम आते हैं अपना डोमेस्टिक क्यूज पे, कि डोमेस्टिक क्यूज में क्या, अगर डोमेस्टिक क्यूज देखें तो कल हमारा आरबीआई का पॉलिसी था। अब आरबीआई की पॉलिसी में मैंने आपको कल भी बोला था कि आरबीआई का पॉलिसी जो आएगा उसमें 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा ही होगा। अब देखें तो लगातार हमारा जो आरबीआई है वो बैंकिंग सिस्टम को लगातार लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि भाई आप इकोनॉमी ग्रोथ पे फोकस करो, जो भी लोन लेने आता है तो उसको लोन प्रोवाइड करो, लेकिन बस उसका आपको क्या सिक्योर लोन प्रोवाइड करना है और इजिली आप हम ग्रोथ के लिए फोकस करना है। तो अब आप वहां पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा अगर डोमेस्टिक क्यूज ऑलरेडी बुलिश हो रहा है, हमारा जो आरबीआई है लगातार ग्रोथ पे फोकस कर, उन्होंने जो अपना स्टैंड है वो न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर दिया। एकोमोडेटिव करने का सेंस सीधा सा हो गया कि भाई आपको जितना पैसा चाहिए हम तुरंत आपको देंगे। अब ऐसे सिनेरियो में जब ग्लोबल हमारे लिए पॉजिटिव हो रहा है, डोमेस्टिक भी पॉजिटिव हो रहा है, तो अगर इस मार्केट में हम पैसा नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? ऊपर से आपको यहाँ पे पूरा पूरा, अगर हम यहाँ पे साथ में निफ्टी देखें तो निफ्टी भी आपको देखो ऊपर से ऑलमोस्ट 26,000 से कहाँ करेक्ट होकर आ गई, 21,800 के पास आ गई। अब 21,800 के पास में आ गई, जो कि हमारा पहले का लेवल था, कब का लेवल था? 2024 फैब का। और 2024 के पास में इस लेवल के पास काफी दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया। और जब मैं आपको टेक्निकल बढ़ाता हूँ, टेक्निकल में बोलता हूँ कि हमारे साथ कंसोलिडेशन में बिग प्लेयर एंट्री लेता है बड़ी रैली से पहले, और बड़ी रैली से पहले उसको मार्केट एक कंसोलिडेट करके अगर वो रैली नोट कर लेगा तभी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आएगा। तो आप देखो कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसी को टच किया 21,800 के पास, और 21,800 टच करने के बाद अगेन मार्केट देखो अच्छा खासा बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे जो मार्केट बाउंस बैक किया, इसको इसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट में बहुत कम लोगों की थी। जो उस टाइम हमने आपको बोला था कि मार्केट में डेली चार्ट पे आपको इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, और निफ्टी ने कितना रैली किया, 22,300 से निफ्टी कहाँ पहुंच गया, 23,800, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का रैली हो गया। 1,500 पॉइंट का रैली अगर आपको हो गया तो फिर भी अगर आप उसमें रैली में मिस हो गए तो फिर आपको कौन बचा सकता है? क्योंकि आपके पास अगर कुछ नॉलेज है, माना मैं मार्केट में लोगों को बहुत डर लग रहा था कि सब लोग बोल रहे थे कि अपना आप पूरा बेच के बैठ जाओ, आपको अपना कुछ मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बियर टेरिटरी में एंटर कर चुका है और यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आते हुए दिख सकता है। देखो मार्केट में जब 90% लोग पैनिक होंगे तभी मार्केट में रिवर्सल आता है। क्योंकि आप देखो जब जब पहले, इससे पहले भी आपने कई सारे फॉल देखे होंगे, कोविड के टाइम फॉल था, कोविड से पहले और भी कुछ लोग मार्केट में नए इंटर किए होंगे दो कोविड के बाद में। तो कोविड के टाइम में जिस हिसाब से फॉल आया था उसी हिसाब से हमें रिकवरी भी देखने को मिली। और इस बार देखो कि इससे पहले जो रिकवरी हुई उसमें शार्प मूवमेंट आया, 1,500 पॉइंट का आप गया, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई रीजन की वजह से थोड़ा मार्केट फॉल किया। और उसके बाद तो ये देखो, ये ट्रम्प के टैरिफ का, जब उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगाया तो उसके बाद में अच्छा खासा डाउन हुआ, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन कहाँ आ गया लेवल? 21,800। मैंने इससे पहले बोला था कि 22,800 के नीचे जाते ही हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन 21,800
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर एक बार इसको ये लेवल को कंप्लीट करना ही था, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक बार ऊपर जाता है तो उसके बाद मार्केट अच्छा खासा बूम आने वाले टाइम में। आप देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मार्केट यहाँ से मूव करना चाहिए। नंबर वन, आपको आरबीआई, मैंने बताया ग्लोबल क्यूज ऑलरेडी स्टेबल है, अब ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ आपको आरबीआई ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है मार्केट की ग्रोथ को कि भाई आपको जितना पैसा चाहिए लेके जाओ। अब इस टाइम में क्या, हमेशा जो कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, वो हमेशा मार्च क्वार्टर जो होता है वो हमेशा सारी कंपनीज के लिए अच्छा आता है, क्योंकि मार्केट में जो रैली होती है वो ज्यादातर अप्रैल से लेके मई जून तक 3 महीने मार्केट में बहुत रैली होती है। और यही 3 महीने मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे बनते हुए हमें दिखते हैं, क्योंकि भाई आपको अगर पीएसयू की बात करें तो उस टाइम पे बजट का एलोकेशन आता है, और बजट का एलोकेशन जब आता है तो जितनी भी पीएसयू कंपनीज है ज्यादातर ऑर्डर इसी टाइम मिलते हैं। कि ज्यादातर आप देखो आरबीएनएल, इरकॉन, आपको एचबीएल और आपको रेलटेल, जितने कंपनीज को ऑर्डर है यहीं पे आते हुए दिखते हैं, और इसके बाद ही आपको यहाँ से अच्छी खासी रैली होते हुए दिख सकती है। अब मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं। एक तो क्या होता है कि वो हमेशा मार्केट में रोज पैसे लगाते रहते हैं, आप उनका क्या है कि वो पूरा 100% लगा के ट्रेड करते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या होता है कि मार्केट में हमेशा 20% 30% अपना कैपिटल फ्री करके चलते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब आपको अपना पूरा कैपिटल मार्केट में लगाना है और कब आपको अपना 25 to 30% कैपिटल को बचा के रखना है। ओके, क्योंकि देखो अभी आप जो ये लास्ट टाइम रैली हुई थी, हमने भी अपनी कैपिटल का ऑलमोस्ट 40% फ्री कर रखा था। लेकिन इस रैली में जब मार्केट यहाँ से बूम किया, हमें लग रहा था कि मार्केट यहीं से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, यहाँ से करेक्ट हो गया। लेकिन इस रैली में मैंने अपना फुल कैपिटल यूज किया था 100%। उसमें आपको मानो कि जितना हम 2 महीने बनाते उतना मैंने केवल 7 से 8 दिन की रैली में, इस रैली में हमने बनाया, क्योंकि हमें मालूम है कि किस दिन मार्केट में जब मार्केट बूम करेगा तो हमें अपना पूरा कैपिटल लगा के जाना। अब अगर आपको ये मालूम होना हो गया कि भाई ये रैली में हमको फुल पैसा लगाना है, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे तो आप क्या इंतजार करते रह जाएंगे, और हर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी आपकी आंखों के सामने। अब इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको कैच करना है तो आपके पास बहुत सारा, हम सेमिनार तो लेते ही हैं, सेमिनार में ऑलरेडी आपको बहुत सारा ज्ञान देता है, आज भी ज्ञान दे रहा हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज है, आपको चार्ट आता है, आपको सीधा फंडामेंटल आता है, और आपको साथ में ग्लोबल साइकोलॉजी, आप सब कुछ आपको आता है, तो आप अगर अपने से आता है तो आप कर लीजिए। बाकी अगर नहीं आता तो हमारा टीम, हम तो ऑलरेडी आपको ज्ञान देते ही हैं। बाद में अगर आपको प्रॉपरली सीखना है तो आप हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हम आपको पूरा टेक्निकल फंडामेंटल, साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट में क्या चीज हमको देखना है और क्या चीज हमको नहीं देखना है, वो भी हम आपको प्रॉपरली क्लियर करेंगे। ओके, अब इसमें जब मार्केट आपको बेस बनाते हुए दिखता है, ओके, अब इस बेस बनाने के बाद अगर मार्केट यहां से बूम करता है तो ऊपर से ऑलमोस्ट कितना करेक्ट हुआ, 26,200 मार्केट कितना आ गया, 21,800। अगर मैं बात करूं, सॉरी, 2600, अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो परसेंटेज में आप देखोगे तो अच्छा खासा ऊपर से मार्केट कितना करेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 15 से 16%। अब 15 से 16% गिरने के बाद लोगों को वैल्यूएशन का इशू होता है कि भाई बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे थे ना कि हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। तो अगर हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो भाई हमारे यहाँ चीजें तो महंगी मिलेंगी, अच्छी चीजें लेना तो आपको ज्यादा पैसे तो पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ कभी भी अगर कोई इंडेक्स ऊपर से 15 से 16% करेक्ट हो जाता है तो उसके ज्यादातर स्टॉक क्या जो ओवर वैल्यूड होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपका फेयर वैल्यू पे आ जाते हैं। और फेयर वैल्यू पे आने के बाद अगर आपको वहां से सेक्टर आउटलुक समझ में आता है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है, आपको चार्ट समझ में आता है, तो आपको अगर आप यहाँ पे पिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर आप अपना पूरा कैपिटल लगा के जाते हो तो आपको यहाँ से अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। और आपको जो पैसा कमाने का टाइम होता है वो यही टाइम होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट में रैली शुरू हुई थी तो आप देखेंगे तो कौन सा रैली हुआ था, यहाँ से आप देखो तो ये आपका इस फेज में, इसी फेज में यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ था मार्केट, फैब से लेकर के कहाँ तक कंसोलिडेट हुआ था आपका, ऑलमोस्ट मई तक। उसके बाद में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली। इस साल में क्यों हुआ, क्योंकि इस टाइम पे बेसिकली हमारा लास्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था। ओके, बट आपको देखो यहाँ पे अच्छी खासी रैली हुई, फिर अच्छा खासा फॉल हुआ, लेकिन अब फिर मार्केट हमारा उसी रेंज के पास आ गया। अब यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली आते हुए आने वाले टाइम में दिख सकती है। अब हमारे पास जो सारे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट हमारा मेन बचा हमारा जो अर्निंग सीजन, क्योंकि अर्निंग सीजन हमारा क्या कल से स्टार्ट होने वाला, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो चुका है। और स्टार्ट में क्या, आज टीसीएस का रिजल्ट है, टीसीएस का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आया, खराब नहीं आया, सही आया, अच्छा आया है रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या आईटी सेक्टर आपको दिख ही रहा है कि आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत सारा करेक्शन दिखा चुका है। अब देखते हैं हम कौन कौन से सेक्टर पे हमें क्या आउटलुक मिल सकता है। अगर मैं सबसे पहले आप बात करें तो
जैसा कि कल दीपम ने भी बोला, दीपम आपको देखोगे तो दीपम ने ये बोला कि भाई म्यूचुअल फंड को कि अब पीएसयू पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या है कि गवर्नमेंट जो पहले पीएसयू पे आपको दे रहा था, पीएसयू मतलब आपको पीएसयू जो कंपनीज थी उनका जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट का वो कितना देते थे, ऑलमोस्ट 25% नेट प्रॉफिट का डिविडेंड अपने जो भी उनके शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड के रूप में वो पे करते थे। अब डिविडेंड के रूप में वो उन्होंने बढ़ा के 25% से 30% कर दिया कि जो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 30% जो भी पीएसयू कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड पे करेंगी। ओके, अब गवर्नमेंट लगातार इस पे बूस्टअप भी दे रहा है, पीएसयू में लगातार उनका मतलब जो उनका माइंड सेट है गवर्नमेंट का वो क्लियर है कि भाई हम इस पे ग्रोथ, हम इस सेक्टर में जो भी रेलवे है, डिफेंस है, सारे सेक्टर में फोकस करेंगे। अब रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे में हम आपको कब से बोल रहे हैं कि जो ट्रम्प के टैरिफ से बचेगा, क्योंकि हमें उसी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है जहां पे ट्रम्प के टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इसमें तीन सेक्टर पे सबसे ज्यादा आपको असर पड़ने वाला है, जो जिसपे को मतलब तीन सेक्टर में कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसमें कौन सा, सबसे पहला हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जितना ज्यादा गिरा, लेकिन आप देखेंगे तो क्या बैंक निफ्टी उतना गिरा क्या? बैंक निफ्टी का अगर आप हाई देखोगे तो 55,000 अराउंड 54,000 के आसपास है। कितना करेक्ट हुआ? अभी कहाँ चल रहा है? अराउंड 50,000 चल रहा है, मतलब 4,000 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हुआ। अगर परसेंटेज की बात करूं तो ऊपर से कितना परसेंटेज करेक्ट हुआ? ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 6-7%। लेकिन निफ्टी इसके सेंस में कितना हो गया? डबल हो गया, ऑलमोस्ट 16% करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर बैंकिंग फाइनेंस की बात करें तो भाई लोन तो लेना है ना। अब ट्रम्प के टैरिफ से हमें क्या पड़ता है, मतलब बैंक और फाइनेंस को क्या इशू पड़ने वाला है? कोई इशू नहीं पड़ने वाला। और लगातार आपको अगर हमारा आरबीआई ऑलरेडी वो दे रहा है कि भाई आप बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डाल रहा है, आप ग्रोथ को फोकस करो, तो आपको बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पे फोकस करके चलना है। आपको यहाँ से अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकती। इस पे नंबर 2 आपको कहाँ पे? पावर, रेलवे और डिफेंस। अब सबसे पहले पावर सेक्टर की बात करते हैं तो पावर सेक्टर में अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर की क्या है, हमारे इंडिया में लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे देखोगे तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, मतलब लोगों को रूरल एरियाज में, छोटे से छोटे गाँव में भी 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए घर घर में। ओके, अब इस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने के साथ साथ आपको क्या, हमारे यहाँ पे एआई आ रहा है। एआई के साथ आप देखो तो ईवी चार्जिंग, ईवी मतलब ईवी पे तो लगातार आपको पावर चाहिए ना। आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें चार्जिंग तो चार्ज तो होगा ना, बिना चार्जिंग कैसे चलेगा? अब एआई डाटा सेंटर आता है, डाटा सेंटर को आपको मालूम है एक एक डाटा सेंटर एक एक सिटी के बराबर पावर लोड ले रहा है। पावर चाहिए। और हमारे यहाँ देखो आप तो मेट्रो, रेलवे, हर जगह आपको पावर का डिमांड, जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ज्यादा पावर का डिमांड। लेकिन पावर में भी डिमांड में आपको बहुत सारे सेक्टर फोकस करना। नंबर 1 ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में अगर आपको डिमांड पे फोकस, ट्रांसफार्मर देखना, ट्रांसफार्मर में सबसे एक अच्छा कंपनी था जिसको हमने आपको पहले भी शेयर किया था। अब उसको पहले जो हमने शेयर किया था ये नाम उसका टरिल। टरिल मतलब ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड। और ट्रांसफार्मर में छोटी कंपनी है ये, लेकिन इसका मार्जिन देखेंगे तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज एबीबी, सीमेंस इसको टक्कर दे रही है कंपनी। और आने वाले टाइम में कंपनी लगातार अपने एक्सपांशन पे फोकस कर रही है। एक्सपांशन पे फोकस करने के साथ कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी है। इसलिए आपको हमने पावर में लास्ट टाइम में ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर का जो चलने का टाइम होता है, जो अगर आपने सही टाइम पे ट्रांसफार्मर को नहीं पकड़ा तो जब इसमें रैली निकल जाएगी तब एंट्री लोगे। ओके, तो अब आपको जैसा हमने लास्ट टाइम जब इसको शेयर किया था 400 के आसपास, तो वहां से अच्छी खासी रैली हुई। और जब मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, जब टेक्निकल के अकॉर्डिंग जब ऑपरेटर ने इसमें एंट्री ले ली, तो इसमें बेसिकली जितने ग्रुप हैं सारे इसमें एक्टिव हो गए। सारे लोगों ने ट्रांसफार्मर कवर करना शुरू कर दिया। आप देखो ट्रांसफार्मर का जो टाइम होता है, बेसिकली हमारा टाइम होता है मार्च से लेके जुलाई तक। इस बीच में आप देखेंगे तो पावर का डिमांड, जो पावर कंजम्पशन है वो ऑल टाइम हाई पे जाता है। और ऑल टाइम हाई पे जाता है तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे जितने ट्रांसफार्मर लगे होते हैं गाँव में, उस पर जब ज्यादा लोड पड़ता है तो भाई सीधा वो ब्लास्ट होना शुरू होता है। अगर वो ब्लास्ट होना शुरू होंगे तो भाई उसकी जगह नए लगेंगे, और नए लगेंगे तो और कंपनी प्रोवाइड करेगा। बेसिकली टरिल है, स्टार डेल्टा, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई आपको अगर पावर सेक्टर की डिमांड होता है तो ट्रांसफार्मर तो सीरियस बात है, ऑल टाइम हाई होगा तो पावर में सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर लगता है तो आप अगर इसको सही टाइम पे पकड़ेंगे मार्च से जुलाई के बीच में, तो आपको अच्छी खासी रैली मिलेगी, साथ में इसमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। इसलिए हमने इसको पकड़ा इस लेवल पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑपरेटर ने जब एंट्री कर ली तो ये हमारे लिए अब नेक्स्ट रैली के लिए यहाँ से स्टार्ट होते देख सकते हैं। इसमें फ्लैग एंड पुल का ब्रेकआउट, साथ में इसको ऑपरेटर ने पहले लोड किया, और लोड करने के बाद में ऑपरेटर, आप लोडिंग देखेंगे तो वो ऑपरेटर लोडिंग तो मैं वैसे क्लास में बताता हूँ, लेकिन
जब आपको एक बार ऑपरेटर लोड कर लेगा कंसोलिडेशन में, तभी इसमें से वो सारे ग्रुप वाले इसमें आएंगे। लेकिन अब हमने ऑपरेटर ट्रेस करना सीखा है कि भाई ऑपरेटर को किस जॉब पे ट्रेस करना है, कैसे उसको टेक्निकल देखना है, कैसे फंडामेंटल देखना है, क्या आपको मार्केट में सेंटीमेंट देखना है, उसके बाद ही आप उस स्टॉक को पिक करेंगे, तो ही आपको अच्छा रैली उसमें मिल सकता है। अब अगर मैं भी इसमें जाके इस टाइम पे ब्रेकआउट होता, तो अभी मैं ऑलमोस्ट इसको 400 के आसपास लिया हमने, 400 से ऑलमोस्ट, विजय सर के पास तो ऑलरेडी 300 के पास से है, उन्होंने पहले से लिया है। अब इसमें ऑलमोस्ट मुझे 35 से 40% का प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा उतना फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रोथ है फ्यूचर में, तो उसमें ग्रोथ तो नहीं रहेगी, इसमें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको अगर ये चीज पिक करना है कि कौन से सेक्टर को सही टाइम पे पकड़ना है, क्योंकि अगर आप मान लो इस टाइम जैसे एसी स्टॉक है, अगर पावर स्टॉक है, अगर आप इस टाइम पिक करेंगे तो आपको अच्छा रैली मिलेगा आने वाले टाइम में। लेकिन अगर आप इसी को पिक करेंगे जिसमें आप जाके अगस्त सितंबर में पिक करोगे, तो वहां पे आपको क्या इस सेक्टर में कोई ज्यादा बूम आते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि पावर का डिमांड जब बढ़ेगा तभी तो इस सेक्टर की डिमांड होगी, तो ये स्टॉक बेसिकली ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इसलिए जब आपके पास मार्केट में अच्छा मौका हो, तब आपको अपना फुल कैपिटल यूज करके आप अपने जो भी आपका लर्निंग है, अगर आपने सीखा है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं सीखा तो आप हमारे थ्रू भी सीख सकते हैं कौन से सेक्टर पे कब फोकस करना चाहिए। तो आपको ये टरिल में पावर सेक्टर में फोकस करना, साथ में इसके बाद अगर आप और भी जाएंगे पावर सेक्टर में, तो बहुत सारी कंपनियां लाइक एचपीएल इलेक्ट्रिक है, जो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है इस सेक्टर में। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाऊं, तो हमारे पास जिसपे हम फोकस करते हैं बेसिकली एचपीएल इलेक्ट्रिक। ओके, अब इस एचपीएल इलेक्ट्रिक में हमने जब लास्ट टाइम शेयर किया था, तो मैंने अपने चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, हमको पहले ही लग रहा था इसमें ऑपरेटर लोडिंग कर रहा है, ऑपरेटर लोडिंग कर लेगा तो इसमें भी आपको बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखेगा। इसको जो ऑर्डर मिलते हैं बेसिकली, इसको ऑर्डर का टाइमिंग होता है अप्रैल से लेके मई के बीच में, 2 महीने में कंपनी को बड़े ऑर्डर भी मिले। हमने इसका जो डाटा एनालाइज किया उसमें हमको मिलता है। लेकिन इसमें क्या था, पेन हैंडल का पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद ऑपरेटर इसको लोड कर रहा है, इसलिए इसमें कोई बड़ा मूवमेंट अभी तक नहीं आएगा जब तक वो पूरी तरीके से लोड नहीं कर लेगा। आप देखो इसमें क्या, आपका ऑपरेटर लोड करा तो भाई उसको अगर अच्छे लेवल पे मिलेगा जहां पे उसका बेस लेवल है, क्योंकि अगर कोई बेस पे लोड करा और वो बेस लेवल पे खुलेगा तो वहां से फॉल नहीं आएगा। अब कई लोगों ने पैनिक में आके ये देखा होगा कि भाई अब ये स्टॉक कहाँ आ गया, अपने बेस के पास आ गया, तो चलो मैं यहाँ से बेच देता हूँ। लेकिन नहीं, जहां पे आपको ये लगता है कि ये अब बेस से ब्रेक करके, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाने वाला है, वहीं पे अगर किसी बिग प्लेयर ने उसको लोड कर रहा है, अपना वेयर हाउस फुल कर रहा है, तो उसको बेचेगा नहीं, वो यहाँ पे इसको लोड करेगा, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलता। आपको मालूम होगा कि कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट किया, उनका पैसा ऑलमोस्ट 2x 3x 4x तो आने वाले नेक्स्ट 7 महीने में हो गए थे, क्योंकि उसके बाद रैली भी आई थी। और ऐसा मार्केट में अगर कभी डिप मिलता है तो उसके बाद अगर सपोर्ट होता है, तो उसके बाद अगर अगर वो सॉल्व होता है, तो आपको नेक्स्ट 3 से 4 महीने अच्छी खासी रैली होती है। और इस टाइम पे तो हमारा ग्लोबल क्यूज भी अब तो स्टेबल होते हुए दिख रहा है, साथ में आरबीआई फोकस कर रहा है, आरबीआई भी भाई रेट कट कर रहा है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहा हो। जब कभी आपको देखते हो इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा इक्विटी मार्केट बूम करता है। ये आपको एक नॉर्मल सा लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है। ओके, तो आपको ये देखो यहाँ पे भी अभी ऑपरेटर लोड करता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद अगर ये अपने लेवल के ऊपर निकलता है, तो आपको एचपीएल इलेक्ट्रिक और पावर में भी अच्छा खासा फोकस आगे चल सकता है। इसके साथ साथ आपको जीनस पावर में भी बहुत सारा मूवमेंट है, इसके बाद और भी पावर कंपनियां लाइक सर्वोटिक पावर, वो सब में भी आपको बूम। लेकिन अब इसके बाद हम आते हैं रेलवे। पावर के बाद मैंने आपको बोला रेलवे। अब रेलवे में आपको क्या, रेलवे के अगर रेलवे का जो गवर्नमेंट का एक प्लान था, उस गवर्नमेंट के प्लान के, नेशनल रेलवे प्लान के तहत उन्होंने क्या बोला, सीधा सीधा उन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि भाई अभी तक इंडिया में 1,04,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया। उसके साथ साथ उनका प्लान है 2030 तक ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर का रेल ट्रैक होगा। साथ ही साथ उसमें 25,000 किलोमीटर नई लाइन जुड़ेगी। साथ ही साथ जो आपको 20,000 किलोमीटर लाइन है, उसको कुछ डबलीकरण किया जाएगा, मतलब जहां पे ज्यादा लोड है रेलवे पे, उसको लाइन को डबल किया जाएगा। अगर लाइन को डबल किया जाता है, तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, लुक लाइक आपको देखोगे तो आरबीएनएल है, इरकॉन है। अब इसमें आरबीएनएल बेसिकली क्या, कॉन्ट्रेक्टर का काम करता है, कि उसको ज्यादातर अपने ऑर्डर किसको फोकस कर देता है, इरकॉन को अपने ऑर्डर उसको दे देता है कि भाई ठीक है आप काम कर लेना, उस पर मार्जिन हमको थोड़ा 2-4% दे देना। तो आपको थोड़ा इरकॉन वगैरह फोकस बना के रखना है साथ ही साथ। लेकिन अब जो गवर्नमेंट पिछले बजट से सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है रेलवे के सेफ्टी सिस्टम। अब सेफ्टी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो किस पे हमारी बात किस पे आ जाती, कवच पे। अब अगर हम कवच पे आ जाते हैं, तो कवच के बाद हमारा कहाँ पे फोकस जाता है, सबसे पहले कवच कौन सी कंपनी बनाती है, सबसे पहली कंपनी एचबीएल इंजीनियरिंग। इसके साथ बहुत सारे लोग फॉरेन फ्यूचर भी अभी जो नई लिस्टेड हुई है। लेकिन उस कंपनी का क्या, वो केवल केबल बनाती है उस सेगमेंट में, लेकिन ये क्या है, ये पूरा कवच बना के देती है, कवच सिस्टम बना के देती है। और अभी गवर्नमेंट के रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग कि 2025 फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है, इसमें
ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पे इसको इंस्टॉल कर देना था कवच को। लेकिन जो हमारा पुराना डाटा आया था फेब 2024 का, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये हुआ था केवल 1400 किलोमीटर पे हमने अभी तक कवच को इंस्टॉल किया था। लेकिन अभी गवर्नमेंट का जो प्लान है आने वाले 2030 तक, मतलब अभी 25 चल रहा है, आने वाले 5 साल तक आपको क्या इस पे कहाँ पे 66,000 मतलब 66,000 किलोमीटर पे वो कवच इंस्टॉल करेंगे। और कवच अगर इंस्टॉल करते तो इसमें जो कंपनी का मार्जिन है अराउंड 12 से 14% का मार्जिन होता है। और इसमें जो लीडर कंपनी है वो एचबीएल इंजीनियरिंग है। तो आने वाले टाइम में आपको इस पे फोकस करना है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल अभी तो रेलवे ट्रैक हो गए हैं, मतलब ट्रेनें चल रही, लेकिन अब हम सेफ्टी फोकस करेंगे। जैसे जैसे हम इंडिया का रेलवे ट्रैक ग्लोबल लेवल का बनाएंगे तो हम अपनी सेफ्टी पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि भाई बुलेट ट्रेन आ रहा है, अगर बुलेट ट्रेन आएगा तो सेफ्टी नहीं रहेगा तो फिर बुलेट ट्रेन कैसे चलेगा। क्योंकि अगर स्पीड हम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे लेके जाएंगे तो आपको भाई सेफ्टी भी तो चाहिए जो ऑटोमेटिक सिस्टम को रोक सके। और कवच कैसे काम करता है, कवच को आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर को कवच इंस्टॉल करने के लिए केवल 50 लाख रुपए लगते हैं। और अभी आपको मालूम है कि 66,000 किलोमीटर पे लगाना है, तो आने वाले टाइम में कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल सकता है ये आप समझ ही रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब हमने एचबीएल पावर शेयर किया था, मैंने अभी लास्ट सेशन भी लिया था उस दिन, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि ऑपरेटर ने ऑलरेडी इसको लोड किया है। और अगर ये जैसे ही एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, एक बड़ा जो प्लेयर है वो क्या करेगा, वो इतना इंतजार नहीं करने वाला, वो इस बार दबा के बाइंग कर सकता है। इसके बाद और भी तेजी से अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता है। जो लोग मेरे हमारे ग्रुप में होंगे, गाइडेंस ग्रुप में, आई थिंक वो उनको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों आएंगे। क्योंकि इसके बाद देखो आपको मैंने इस लेवल के आसपास शेयर किया था 450, वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 540 का लेवल टच करने के बाद आप देखेंगे कि एक दिन जो हमारा ट्रम्प का जो इशू हुआ था, जो आपका ट्रेड, उसके बाद से देखो गिरा। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि जो ऑपरेटर ने लोड कर रखा है वो इसको गिरने नहीं देगा भाई। अगर उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बड़ा प्लेयर हमेशा खरीदता है। बेचता कौन है, रिटेलर, जिसको पहले उसको मालूम है कि भाई गिर रहा है तो चलो बेच के निकल। लेकिन जिसको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, जिसको गवर्नमेंट की ग्रोथ पे फोकस है, वो नहीं बेचने वाला, ये आपको मान के चलना है। तो इसलिए आपको ऐसी कंपनी है, ऑलरेडी मैं इसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से सेक्टर पे हर स्टॉक गिर रहा है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ऊपर से देखो, अगर ये स्टॉक कितना गिरा है, 730 से स्टॉक कहाँ गया था, ऑलमोस्ट इस लेवल पे 400 के आसपास, मतलब ऊपर से ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो चुका। 40% करेक्ट होने के बाद जब भी मैं अपनी क्वांटिटी लेता हूं तो क्या है कि भाई अगर ऊपर से अच्छा खासा स्टॉक गिर गया, मतलब इसमें डाउन साइड लिमिटेड है, अगर डाउन साइड जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा मोटा जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर चला गया तो इजिली जिस दिन इसको थोड़ा सा भी छोटा ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक आराम से 10-12% का मूवमेंट आते हुए दिखता है। इसलिए मैंने अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो में 1,000 क्वांटिटी मिनिमम ली थी। अब दूसरा स्टॉक में दूसरे हमारा जो लॉन्ग टर्म मेरा पोर्टफोलियो उसमें 500 क्वांटिटी था। लेकिन सुन लिए भी आपको कब अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है ये आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि डाउन साइड लिमिटेड है लेकिन अप साइड बहुत पोटेंशियल है, तो उस टाइम मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अगर आपको बहुत सारे स्टॉक में 5-5% मिलेगा, वहां पे आप 1-1 लाख रुपए डाल लो। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि ये हमारा ऐसा स्टॉक है जिसमें डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, तो मैं इसमें अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करूंगा। और ये फुल स्ट्रेंथ कब आएगी, जब आपके पास नॉलेज होगा। अगर आपको नॉलेज है, मतलब फंडामेंटल टेक्निकल साथ में कंपनी का आउटलुक, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल अगर आपको आता है तो आपको बहुत सारा आपके पास वो है, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जहाँ से आपको सीखना है वो आप सीख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर ऑपरेटर ने लोड किया, अब इसका क्या कई दिन कंसोलिडेशन, लेकिन अगर एक बार ये निकलता है तो यहाँ पे अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब इसके बाद अगर मैं जाऊँ, अगर मान लो आपको कवच लग रहा है तो कवच को लगने के लिए भाई हमारे फुल वाईफाई सिस्टम चाहिए। मतलब रेलवे में आपको नेटवर्क प्रॉपर आना चाहिए। अब नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है भाई रेलवे को, सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रोवाइड करता है रेलटेल। अब रेलटेल जो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ अभी डाटा सेंटर में भी एंट्री कर रहा है। इसलिए अगर रेलटेल आप देखेंगे तो ऊपर से ऑलमोस्ट कितना 600 का हाई है, अभी कहाँ चल रहा है स्टॉक 280 के आसपास चल रहा है। ओके, अब हमने जो लॉन्ग टर्म का हमारा बेट है वो हमारा बेसिकली एचबीएल इंजीनियरिंग, और नंबर 2 रेलटेल। क्योंकि रेलटेल आपका जैसे जितना ज्यादा कवच को ऑर्डर मिलेगा उतना ज्यादा रेलटेल पे फोकस बढ़ेगा। क्योंकि रेलवे में आपको पूरा आपको जो कनेक्शन है, जो भी आपको यहाँ पे वायर खींचना, केबल, अब वायर सब आपको रेलटेल फोकस करेगा, और आपको नेटवर्क भी यही प्रोवाइड करेगा। तो आपको रेलटेल और इस पे थोड़ा सा नजरे बना के रख के चलना। साथ में अगर आपको एक और रेलवे का स्टॉक देखें तो जेडब्ल्यूएल। अब जेडब्ल्यूएल में जो आपको नजरें बना के रखना, तो जेडब्ल्यूएल आपको क्या, आने वाले जो गवर्नमेंट के एक प्लान के थ्रू 2030 तक नेशनल रेलवे प्लान के थ्रू आपको 40,000 से ज्यादा नए कोचेस बना के देना। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, हमारे पास टीटागढ़ है, टीटागढ़ के साथ जुपिटर वैगन है, और अभी तो टेक्सटाइल भी सेक्टर में काम करती है। बेसिकली ये प्राइवेट कंपनी है, कोई पीएसयू कंपनी नहीं है। ये आपको मान के चलना कि देख के चलना है, समझना है कि भाई ये जुपिटर वैगन हमारा प्राइवेट कंपनी है। अब इसमें क्या, ये भी अच्छा खासा ऊपर से देखोगे तो 7 750 करेक्ट हो गए, कहाँ आ गया था
300 के पास में आ गया, तो 50% ज्यादा तो यही करेक्ट हो गया, 60% के आसपास। ऊपर से फिर इसको लोडिंग चल रहा है। अब इसमें क्या, टेक्निकल के व्यू पे हमारा फिर से एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से आप देखो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आते हुए दिखा, कई दिन कंसोलिडेट हुआ, लेकिन इसके बाद ये यहाँ से ब्लास्ट होकर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन तो ग्लोबल लेवल को उसकी वजह से देखो नीचे आया। लेकिन सारे स्टॉक में जितने स्टॉक नीचे आए, मतलब क्या, हमारा ऑलरेडी ऊपर से स्टॉक गिरा, गिरने के बाद में इंडेक्स ही गिरा, और गिरने के बाद क्या अपना बेस बना रहा है, बेस बना, जब इंडेक्स ही बेस बनाएगा तो हमारे जो स्टॉक है वो तो ऑलरेडी बेस बनाएंगे ना, और अगर कोई को नीचे मिलता है तो वो उसको छोड़ने वाले नहीं है, ये आपको मान के चलना है। इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ भी अच्छी खासी रिकवरी होते हुए हमें दिखी थी। इसलिए आपको रेलवे ट्रंप के टैरिफ से इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसमें जो भी आपको फोकस होगा, जो भी ग्रोथ होगा, वो सारा हमारा इंडियन गवर्नमेंट ही करेगा। साथ ही साथ अभी आप देखेंगे तो इंडिया से हमारा जो मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप का रूट है रेलवे के थ्रू, वो भी बनने पे फोकस किया जाए। तो साथ ही साथ जो रेलवे की कंपनीज है ये भी एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है। अगर वो एक्सपोर्ट में इनको फोकस करती है तो हमारा जो बेसिकली रेलवे की जो भी आइटम, तो मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट किया जाएगा वो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के मुकाबले बहुत सस्ता होगा। क्योंकि मैंने अभी एक डाटा ट्रैक किया, उसमें हमने देखा कि हमने कवच का, हमारा जहाँ 1 किलोमीटर कवच को इंस्टॉल करने के लिए 50 लाख रुपए लगते हैं, बाकी अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड की इसका जो कीमत है 1 किलोमीटर इंस्टॉल करने के लिए वो अराउंड 2 करोड़ रुपीज है। तो हमारी कंपनीज को आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छा खासा बूम होते हुए दिख सकता है। अभी हमारा पावर हो गया, पावर के बाद रेलवे हो गया, रेलवे के साथ हमारा डिफेंस। डिफेंस क्या कि भाई आप वर्ल्ड में टैरिफ की बातें चल रही लगातार, अगर टैरिफ से मैटर बढ़ता है, टैरिफ से मान लो, अगर टैरिफ से मैटर, जो टैरिफ लगातार लगा रहे हैं, जैसे चाइना लगा रहा है यूएस पे, यूएस लगा रहा है चाइना पे, तो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो भी देख रही हैं कि इनके बीच तनातनी बढ़ेगी तो वर्ल्ड में दो गुट बन सकते हैं आगे चल के। और बनने के बाद में आपको जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी अपनी डिफेंस में एकदम फुल अपना डिफेंस सिस्टम रखना चाहती हैं। भाई हमारे पास में हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास में फुल हथियार वेपन होने चाहिए। अभी इंडिया का डील भी होने वाला है यूएस के साथ में, तो यूएस से इंडिया भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदेगा, F-16 और बहुत सारे डिफेंस के आर्म से वो खरीदेगा। साथ ही साथ वहां की कंपनीज के, इंडिया कभी भी आप ये देखोगे, कभी भी डिफेंस की किसी कंट्री से डील करता है लाइक फ्रांस या रसिया, तो वो हमेशा ये बोलता है कि ठीक है हम आपसे खरीद तो लेंगे, आप जो आप बेचोगे, मतलब आपका जो भी F-16 दोगे, जो भी दोगे हम खरीद लेंगे, लेकिन खरीदने के साथ साथ उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी आपको हमें शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कंपनीज हमारे कंपनीज के साथ मिलकर बनाती है तो हम उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जैसा आपका मिडिल, आपको इधर देखोगे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में लाइक वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इनको हम अपने हथियार भी बेच सकते हैं। तो आपको डिफेंस सेक्टर में इधर भी बना के रखना। अभी अभी देखोगे तो ट्रंप ने सीधा सीधा भी ईरान को फिर से धमकी दी कि भाई अगर आप न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो फिर मैं डायरेक्ट या अपनी आर्मी के थ्रू यूज करूंगा, आर्मी के साथ अपना डिफेंस आर्म यूज करूंगा। तो उन्होंने ये भी धमकी दी। तो आपको डिफेंस सेक्टर पे भी थोड़ा फोकस बना के रखना है, क्योंकि हमारा तो, हमारे साइड तो, हमारा इंडिया का ऑलरेडी दो दुश्मनों से घिरा है, चाइना और पाक से, तो हमारा डिफेंस बजट कभी कम नहीं होने वाला, ये आपको मान के चलना है। ये भी एक बहुत फोकस सेक्टर है, यहाँ पे आपको हमेशा नजरें बना के रखनी है। तो पावर, डिफेंस, रेलवे, और आपको ये, अब इसके बाद अगर मैं और सेक्टर की बात करूं, कौन से सेक्टर पे फोकस कर सकते हो, नंबर 1 तो एफएमसीजी। देखो एफएमसीजी यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल हो रहा था, ऊपर से मैंने आपको पहले बोला कि हम एफएमसीजी पे ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन अभी जो है एफएमसीजी आने वाले टाइम में निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो एफएमसीजी सेक्टर यहाँ से सपोर्ट करते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड था, वो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के आसार दिख सकते हैं। तो आपको एफएमसीजी में जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम बेसिकली एफएमसीजी में ज्यादा कोई सेक्टर पे फोकस नहीं करते। बट इसके बाद अगर हम जाएं तो कहाँ पे, नंबर 2 आईटी, जो बेसिकली अच्छा खासा, आपको देखोगे तो निफ्टी में इसका वेटेज अच्छा खासा है, एफएमसीजी और आईटी। अब आईटी की अगर बात करें तो आईटी लगातार पिछले काफी टाइम से गिर रहा है। आप देखेंगे तो ऊपर से कितना करेक्ट हो गया, जब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हो गया। 30% करेक्ट होने के बाद में इसके रीजन बहुत सारे हैं, अब मैं उसका इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो आपका कुछ यूएस के रीजन है, यूएस के साथ साथ में कुछ रीजन आपका क्या है भाई, एआई आने से इनका मार्जिन भी हिट होगा, जिसकी वजह से कंपनी गिर रही है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे तो अब इनके रिजल्ट आने शुरू होंगे, रिजल्ट आने बेसिकली डीसेस रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब इतने ज्यादा 30% इंडेक्स गिर गया तो बहुत सारे आईटी स्टॉक से ऊपर से 50-50, 60-60% करेक्ट हुए हैं, कुछ तो 30%, 40% भी करेक्ट हुए हैं वहां पे। तो आपको अब यहाँ पे अगर रिजल्ट खराब भी आता है तो इनका जो खराब रिजल्ट है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है। तो ये आने वाले टाइम में निफ्टी को ये सपोर्ट कर सकता है। तो आपको अगर आईटी सेक्टर में भी आप आने वाले टाइम में फोकस करके चल सकते हैं, इसमें मिड कैप आईटी पे जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि लार्ज कैप में थोड़ा रिटर्न स्लो बनता है, लेकिन मिड कैप आईटी पे बहुत ज्यादा फोकस करके सब चल सकता है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो आपका निफ्टी नेक्स्ट 50। अब देखो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, जो कभी भी मार्केट का जो मूड बताता है ना, वो हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 बताता है कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है। क्योंकि आपको क्या होता है कि निफ्टी तो ठीक है, निफ्टी 50 में आपको जो स्टॉक है वो तो चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी 50 में
निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे ज्यादातर एफआईआई बहुत ट्रेड करते हैं। एफआईआई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा उनकी लोडिंग अनलोडिंग इसी में चलती है, क्योंकि भाई निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब अब यहाँ से जो स्टॉक है ये अब चल के निफ्टी में आने वाले हैं नेक्स्ट उसमें आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में निफ्टी नेक्स्ट 50 से निकल कर निफ्टी 50 में आते हैं। तो अगर यहाँ पे ये स्टॉक आते हैं तो जहाँ पे इनकी पोजीशन बढ़ती है वो इंडेक्स क्या चल रहा है, अगर ये इंडेक्स चल रहा है मतलब निफ्टी चलेगा ही चलेगा। तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 पे भी थोड़ा नजरें बना के रखनी है। अब आपको इसके बाद ऑयल एंड गैस का तो उतना हम ट्रैक नहीं करते, लेकिन फिर भी इसके चार्ट के अकॉर्डिंग अभी ये आने वाले टाइम में बुलिश हो सकता है, इस पे भी आपको थोड़ा नजरें बना के रखनी। अब हमारे पास में मिड कैप। ओके, अब मिड कैप क्या है कि आपको निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, अब देखो इस पहले तो मैं आपको स्मॉल कैप ही दिखा देता हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा स्मॉल कैप पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। तो पहले आ जाओ स्मॉल कैप ही देख लेते हैं। देखो, जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज हो, अनसर्टेनिटीज मतलब क्या कि अब मालूम नहीं मुझे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, या हमें लगता है कि ये कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से स्टॉक और भी गिर जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हम किसमें इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड में, क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है वो अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है, वहां पे हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि हम तो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है, हमको थोड़ा बहुत मार्केट आता है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मार्केट आता है। वो सब कुछ समझते हैं कि कहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए, कौन से सेक्टर पे कहाँ नहीं फोकस करना चाहिए। तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज हो, मार्केट गिर रहा हो, तो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में लाइक आपको फ्लेक्सी कैप में फोकस करना चाहिए। लेकिन जब स्टॉक स्मॉल कैप का इंडेक्स ही अपने सपोर्ट पे आ जाए और जहां से वो रिवर्सल दिखाने की कोशिश करे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा कब का लेवल है? सेबी का स्ट्रेस टेस्ट का लेवल है, मार्च 2024 सिस्टम टेस्ट किया था ना, उस लेवल पे स्मॉल कैप आके यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है। और यहाँ से अगर ये बूम करता है तो आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम आपको आप अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप के म्यूचुअल फंड भी पिक कर सकते हो, जहाँ पे आपको देखो कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छी होल्डिंग रखता है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। करने के साथ साथ अगर आपको ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो इस टाइम पे आपको, अगर मार्केट अभी जैसे मैंने आपको बता दी कि मार्केट स्टेबल हो रहा है, तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो आप म्यूचुअल फंड भी रखो। साथ ही साथ जब ये इंडेक्स आपको ऊपर जाएगा तो आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न आपको इंडेक्स में, मतलब म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न आपको स्टॉक्स में स्पेसिफिक आपको रिटर्न मिलते हुए दिखेगा। लेकिन आपको कहाँ फोकस करना है? तो स्टॉक टैरिफ से इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां फोकस करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इस रिवर्सल में मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर मैं देखूं तो ब्रेकआउट से ज्यादा पैसा जब स्टॉक रिवर्स होते हैं ना रिवर्सल पे, तो सबसे ज्यादा पैसा रिवर्सल के टाइम बनता है। और ये इंपॉर्टेंट आने वाला 3 महीना हमारे लिए रिवर्सल का टाइम है कि रिवर्सल होगा तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा इसी टाइम में बनते हुए दिखेगा। तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करो, लेकिन स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल फंडामेंटल। तो आपको अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो फिर आपको ये सीखना पड़ेगा। वो सीख आप चाहे हमसे सीखो या कहीं भी सीखो, लेकिन आपको वो सीखना पड़ेगा। अभी एनबीएफसी तो सीधा आप देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, एनबीएफसी में तो ज्यादा करेक्शन हुआ ही नहीं, ये करेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से बूम करता है तो जो इतने दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर मार्केट को उस टाइम कोई लीड करेगा तो बेसिकली कौन लीड कर सकता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपको एक रेंज में रह रहा है और ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन बना रहा है। जैसे ही इसमें आपको यहाँ से ये ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, आपको जितने भी एनबीएफसी है, जितने बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, वो सारे आपको यहाँ से रैली होते हुए दिख सकता है। और ये फिर आपको अगर बैंक निफ्टी का मैं बताऊं तो 30 से 35% का वेटेज तो आपको बैंक निफ्टी का केवल निफ्टी में है। अगर ये बूम करता है तो निफ्टी को तो अकेला यही लेके चला जाएगा। तो फिर आपको इतना, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर इसके बाद मार्केट में क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा फोकस वर्क करके चलना है। अब निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो एनर्जी भाई जितने भी हमारे एनर्जी पावर से रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे तो ऑलरेडी मूवमेंट आ रहा है। और आने वाले टाइम में हमारा तो गर्मी देखी किस हिसाब से बढ़ रही है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी भी सेक्टर आने वाले टाइम में निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं एक चीज और दिखाऊं तो देखो ये पीएसयू बैंक का इंडेक्स है बेसिकली, तो पीएसयू बैंक भी आपको अगर बैंकिंग फाइनेंस चलेंगे तो पीएसयू बैंक उसमें चलेंगे। लेकिन आपको किसको अवॉइड करके चलना है? तो निफ्टी ऑटो देखेंगे तो निफ्टी ऑटो क्या कि ट्रंप ने ऑलमोस्ट 25% का ऑटो सेक्टर पे टैरिफ लगाया था पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड, मतलब कहीं भी कुछ भी आ रहा तो 25% आपको टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, वो देना पड़ेगा। तो आपको क्या, ऑटो सेक्टर, थोड़ा ऑटो सेक्टर से आपको थोड़ा दूर रखना है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक है जिनका इंडिया में वर्क ज्यादा है, डोमेस्टिक का सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पे आप अगर फोकस करेंगे, अगर चार्ट अच्छा होता है तो वहां पे आप फोकस करेंगे तो रिटर्न बनते हुए दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा ये व्यू है कि अभी हमें ऑटो सेक्टर से थोड़ा दूर रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके साथ अगर आप जाएंगे दूसरा तो मेटल सेक्टर। ओके, निफ्टी मेटल। अब देखो निफ्टी मेटल क्या है, मेटल में हमेशा पंप डम बहुत होता है। मतलब आपको देखो कोई भी न्यूज आती है सब तुरंत आपको, जैसे ही चाइना, अभी देखो चाइना स्टूमलेस पे फिर स्टूमलेस दे रहा है। अब स्टूमलेस के नाम पे हर महीने आप देखेंगे तो चाइना का नया नया स्टिमुलस आता रहता है। चाइना कभी बोलेगा हम अपने सेक्टर को, प्रॉपर्टी सेक्टर को स्टिमुलस दे रहे हैं, कभी आपको इकोनॉमी को स्टिमुलस दे रहा है, लगातार स्टिमुलस देता है। उसका भी होप है हमारे मेटल सेक्टर को पंप करता है। लेकिन आप देखेंगे तो अगर यूएस में रिसेशन
टेंशन आता है तो और यूएस चाइना का बीच में टैरिफ वॉर बढ़ता है तो फिर आपको मेटल सेक्टर पे थोड़ा सा ग्रोथ नहीं आएगा। और मेटल सेक्टर आपको ये मान के चलना कि मेटल सेक्टर को आपको अवॉइड करके चलना। अगर आपको किसी लोग को, बहुत सारे लोग होते हैं कि इंट्राडे करते रहते हैं, तो अगर उनको इंट्राडे करना है तो वो स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर में कोई ज्यादा बड़ा बूम नहीं है, तो मेटल सेक्टर से आप दूर रहेंगे तो ही अच्छा होगा। अब आईटी के बाद आपको फार्मा, फार्मा इंडेक्स। ओके, अब देखो फार्मा इंडेक्स आपने देखा होगा कि भाई कुछ दिन पहले जब मार्केट में बूम आया था तो उसका कारण क्या था कि हमारा निफ्टी जो फार्मा था इंडेक्स उस दिन उसने सपोर्ट कर लिया जब उसने रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प ने लगाया था। तो ओके, सपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि न्यूज आया कि ट्रम्प जो है वो अब फार्मा सेक्टर पे भी टैरिफ लगा सकता है। और टैरिफ लगा सकता है तो जो बेसिकली हमारी जितनी भी फार्मा कंपनीज है, ज्यादातर उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, यूएस और यूरोप से आता है। यूएस से सबसे ज्यादा आता है, लेकिन अगर यूएस वहां पे टैरिफ मारता है तो हमारी जितनी फार्मा कंपनीज है उनको प्रॉब्लम होते हुए दिख सकता है। लेकिन हमारा जो हमारी जो इंडिया है बेसिकली वो केवल यूएस की जो यूएस से जो भी हमारे यहाँ पे मेडिसिन आती है, जो भी फार्मा कंपनीज हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करती है यूएस से, उस पर इंडिया केवल 10% का टैरिफ लगाता है। तो अगर 10% का टैरिफ लगाता है, अगर ट्रम्प इसमें नेगोशिएशन भी करता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो क्या फार्मा पे जो 10% का टैरिफ उसको और भी लो कर सकता है। तो हमारी जो कंपनीज को फार्मा सेक्टर में ज्यादा कोई बड़ा हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रिस्क हो सकता है। तो फार्मा सेक्टर भी आपको आने वाले टाइम में बूम होते हुए दिख सकता है। साथ ही साथ आपको एक चीज और फोकस करके चलना होता है कि ट्रम्प हर सेक्टर पे टैरिफ लगा सकता है, लेकिन उसके यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीजें हैं कि अमेरिका के ज्यादातर लोग क्या है दवाइयों पे निर्भर होते हैं। उनको भाई सस्ती दवाइयाँ तो चाहिए, क्योंकि यूएस में सबसे ज्यादा लोग कैल्शियम के लिए भी दवाइयाँ यूज करते हैं। उनको खाना ही खाना है, सस्ता अगर दवाई नहीं मिलेगा तो जो लोग उनको वोट दिए हैं और वोट देने के बाद वही लोग गालियां देंगे आपको ट्रम्प को कि भाई कम से कम खाने का चीज पे टैरिफ लगाया चलता है, लेकिन आपको कम से कम दवाइयों पर मत लगाओ, क्योंकि दवाइयाँ हमारा मेन जीवन का तो मेन वही है, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ इस पर डिपेंडेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा फार्मा पे कोई टैरिफ आ सकता है। तो आपको फार्मा सेक्टर में फोकस करके चलना है। आपको फार्मा और फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पावर, डिफेंस और रेलवे, साथ में आपको आईटी भी आने वाले टाइम में सपोर्ट। तो यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में रिटर्न बनेगा। लेकिन नेक्स्ट 3 महीने में सबसे अच्छा रिटर्न बनेगा। तो आपको इस टाइम पे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में, चाहे आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, अगर आप लोग मार्केट में फुल टाइम ट्रेड करते हो तो इस टाइम पे आपको कभी भी कोई अच्छा फंडामेंटल का स्टॉक मिलता है जो अपने सपोर्ट पे है और बेस बना रहा है। तो बेस बनाने के बाद अगर आपको बेस बना रहा है तो आपको ऐसे स्टॉक को पिक करना, उसमें अच्छी खासी रैली को इंजॉय करना है। क्योंकि आपको जल्दी मत बेच देना, क्योंकि आपको मार्केट में छोटे मोटे झटके आते रहेंगे, लेकिन आपको पास अगर नॉलेज है, अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चलते रहते हैं। ओके, तो आपको हम वहां पे ये बताएंगे कि भाई आपको कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आपको किसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप सपोज अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको उसका फंडामेंटल नहीं मालूम, आपको उसका टेक्निकल नहीं मालूम, तो आप इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक 2% नीचे आएगा ना, आप पेज छोड़ के भाग जाओगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैं आपको एग्जांपल ही दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो एचबीएल इंजीनियरिंग, ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये इस लेवल पे हमने एंट्री ली, हमने अपने जो क्लास वाले मेंबर थे उनको बताया कि भाई देखो यहाँ पे अब ऑपरेटर एंट्री कर रहा है इस कैंडल में, हमको दिख रहा है कि ऑपरेटर अब एंट्री ले रहा है यहाँ पे। अगर ऑपरेटर एंट्री ले रहा है तो वो कभी 2-3%, 4% के लिए एंट्री नहीं लेता। ऑपरेटर अगर एंट्री बनाता है तो उसको कम से कम 25 से 30% चाहिए, और चाहिए जाने के बाद में अगर वो रेंज ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा मूव आते हुए दिख सकता है। बट उसका बस उसके बाद में ऐसा कोई बड़ा निगेटिव न्यूज नहीं आना चाहिए। ओके, तो अगर निगेटिव आएगा भी तो उसको वो संभाल लेगा, अपने तक बहुत हद तक संभाल लेता है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने सपोज इसमें एंट्री ली, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे एग्रेसिव बायर अभी भी लग रहा है, और एग्रेसिव बायर है तो इसको कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि वो क्या नॉर्मल लोगों ने जो एंट्री ली है, जिनको उन्होंने इस लेवल पे एंट्री ली है, अगर वो इसको ये सोचेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से केवल एक रेंज में है, अब मेरे को गुस्सा आ रही है, जैसे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे कि 7 डेज से स्टॉक इसी रेंज में है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, मैं भाई रखने वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जगह में आप क्या देखोगे कि स्टॉक आज आज कोई दूसरा स्टॉक चल गया। सपोज अगर कोई स्टॉक है, आपको दिखेगा कि आज रूट मोबाइल चल गया, दूसरा कल देखोगे विप्रो चल गया या कुछ चल गया, तो आप क्या करोगे, इसको बेच के उसमें चले जाओगे। लेकिन जब आप बेच के दूसरे में जाओगे तो उसके बाद जब फटेगा ना, तो आप बोलोगे यार मैंने तो एंट्री ली थी नीचे 420-25 के आसपास, अगर मैं रखा होता तो आज मुझे अच्छा पैसा मिल रहा होता, 500 के आसपास, क्या मुझे अच्छा पैसा मिला, लेकिन आपने कहा बेच लिया 450 460 के पास निकल गया, क्योंकि आपके पास किसका नहीं था, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, साथ ही साथ आपको क्या था, आपको टेक्निकल का नॉलेज नहीं था, तो आप केवल पैनिक में आके बेच दोगे, और पैनिक में आके आप बेच देंगे तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। ये आपको क्या, जो आप सीखेंगे, आप सीख लेंगे तो लाइफ टाइम वही चलेगा। ठीक है, एक बार सीख लिया तो आपको हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में, हर जगह यही चलेगा। फिर उसके बाद आपको केवल न्यूज ट्रैक करना और उसका क्या देखना, कौन से सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, अगर आप वो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको क्या, वही फिर वो जो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि आप यहाँ पे बेच देंगे, फिर आप यहाँ पे रिग्रेट करेंगे। उसके बाद देखो स्टॉक नीचे आया, ये तो भाई अब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई तो उसकी वजह से ये गिरा, लेकिन फिर भी देखेंगे तो जहां से गिरा, जिस लेवल पे मैंने आपको बोला कि जिसने लोड किया वो यहाँ पे इसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो देखो फिर से ऊपर आते हुए दिख रहा है। ओके, अब मैं इसको आपको केवल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप जाके इसको कल खरीद लेना, आपने बोला बस सर ऊपर जाएगा। ठीक है, वो मैं टेक्निकल एनालिसिस के विभाग पे बता रहा हूँ कि अगर आपने सीखा तो आपको ये चीजें
समझ में आएंगे, फिर आपको जो भी सेक्टर ट्रेंड में आएगा, चाहे पावर आए, चाहे डिफेंस आए, चाहे रेलवे आए, या कोई भी सेक्टर जो बूम हो सकता है, क्या मार्केट में डील चल रही है, कहाँ पे चाहे पाइप सेक्टर चलेगा, गर्मियों में क्या चलेगा, आपको मालूम होना चाहिए भाई कौन सा सेक्टर किस टाइम पे चलेगा और कौन सा सेक्टर को कब अवॉइड करके चल रहा है। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आपको मार्केट में रिटर्न बनाने से नहीं रोक सकते। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, आप इसको एक बार देखना अच्छे से, अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर आप मुझे डीएम करना, बाकी आप